आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, ठीक, व्हेन टू or more substances react with each other to form a new product। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी होगा, वो मिलके सब्सटेंस सी और सब्सटेंस डी बनाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस लाइट। ये जो हैं ये हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये जो हैं ये हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगी और राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे? केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैस का कोई भी गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि H2 हो गई हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा आता है कलर चेंज। कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, येलो से ग्रीन हो गया। ठीक है, थर्ड आता है स्टेट चेंज। ठीक, स्टेट चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। ठीक है, फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पे। सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जब हम एलिमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे इक्वेशन कहने लगते हैं। ठीक है, और अगर रिटन फॉर्म में लिखें तो हम उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब बीच में कुछ भी इक्वल का साइन होना चाहिए। इक्वल के साइन से ही ये इक्वेशन वर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन एक ही चीज़ होती है, बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जैसे कि Mg लिख दिया हमने, ये क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, तो हमने क्या किया? सिंबॉलिक फॉर्म में Mg लिख दिया है। ठीक है, तो यही है सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद आते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म पे। ठीक है, ये होता है बैलेंसिंग। ठीक, अब बैलेंसिंग के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या स्टेट करता है?
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यह क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे रिएक्शन के पहले थे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्शन के बाद होंगे। ठीक है, कुछ भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर 4 एटम्स थे, 4 एटम लगे किसी सब्सटेंस के, सपोज़ 4 एटम लगे CO2 के। ठीक है, या 4 एटम लगे सिंपल O2 के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में भी 4 एटम्स होने चाहिए O2 के। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं, देखिए पहले एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। तो हमने एग्ज़ाम्पल लिया Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये हो गया LHS, Fe का सिर्फ एक एटम है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में Fe के 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इन्हीं अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारी इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इनके चारों साइड को बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या याद रखना है कि इन बॉक्सेस के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो लिखेंगे सब बाहर ही लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा एलिमेंट, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। इसमें हमें नंबर ऑफ़ एटम्स फिल करने हैं। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है हमारा, Fe है, H है, O है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में Fe मतलब आयरन का एक एटम है, H के 2 एटम हैं, O का एक एटम है। राइट हैंड साइड में Fe के 3 एटम हैं, H के 2 एटम हैं और O के 4 एटम्स हैं। ठीक है, ये हमने टेबल क्रिएट कर ली। ठीक, अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, सिंगल एलिमेंट जो है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट जो है जैसे कि Fe है, इसमें उसे आइडेंटिफाई करना है और सबसे पहले उसे ही बैलेंस करना है। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट हमने ढूंढ लिया तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में एक एटम है और राइट हैंड साइड में 3 एटम है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हम फिर से अपनी इक्वेशन लिखेंगे। ये हमने लिखी Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, जो हमने बॉक्सेस बनाए थे वो हम वापस से बना लेते हैं। ठीक है, और हमें जो भी करना है वो सब इन बॉक्सेस के बाहर ही करना है। तो ये हमने 3Fe कर दिया है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है Fe में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अब हम दोनों में से किसी भी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, या तो H ले सकते हैं या तो O ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में हम
बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ठीक, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में कितने एटम हैं, एक एटम है, राइट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखी, FeH2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। फिर क्या करेंगे, बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, जो करना है इन बॉक्सेस के बाहर ही करना है। ठीक है, यहाँ पर 3Fe ऑलरेडी था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी 4 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा H। अब H के लिए देखेंगे, LHS में 2 है, RHS में 2 है, नहीं, ये 4 का जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे क्या हुआ, 4 इंटू H2 हो गया, मतलब कि 8 एटम्स हो गए। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 में 4 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो गए Fe3O4 प्लस H2, बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस ड्रॉ हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई था, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई था, हमें यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं दोबारा से लिखता हूँ। ये हो गया हमारा H2, ये बना दिया बॉक्स, और ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं Fe के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं। ठीक है, H के 8 एटम्स हैं। ठीक है, ये हो गए 8 एटम्स। ठीक, O के 4 एटम्स। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गया है। ठीक, तो ये होती है बैलेंसिंग। आप चाहें तो वापस से टेबल भी बना के ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल बना के मतलब देख सकते हैं कि Fe हो गया, H हो गया, O हो गया, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। ठीक है, ये 3 है, 8 है, 4 है, 3 है, 8 है, 4 है। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। ठीक, ये तो थी बैलेंसिंग। अब हम कुछ मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हम किसके साथ, अपनी इक्वेशन के साथ। ठीक है, और मोर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इक्वेशंस के साथ हम उनके जनरल स्टेट्स भी लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब साथ में हमें क्या करना है, इनके स्टेट्स लिखने हैं। तो Zn सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है। ठीक है, ZnSO4 भी एक्वस है, और H2 जो है वो गैस है। ठीक है, गैस के लिए कभी कभी कुछ इस तरीके का साइन भी होता है। तो ये साइन क्या शो करता है कि गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में
एस्केप हो जाएगी। ठीक है, ये शो करता है। तो यही होता है मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि ZnH2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये आ गया हमारा ZnHSO। ठीक, फटाक से हम टेबल बना लेते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में Zn का एक एटम, राइट हैंड साइड में एक एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पर भी 2 एटम्स। सल्फ़र का एक एटम, यहाँ पर भी सल्फ़र का एक एटम। ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। देखिए पूरी तरीके से बैलेंस है ये। तो इसका हम कहते हैं सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ बैलेंस्ड है, खुद में ही बैलेंस है ये। ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशंस कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? ऐड होना। ठीक है, कह सकते हैं ना, कंबाइन होना मतलब ऐड होना। सेम इस रिएक्शन में यही होता है। ठीक है, कंबाइन होती हैं एलिमेंट्स। तो A प्लस बी कंबाइन होके क्या बन गया? AB बन गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होने को क्या कहते हैं अपन? डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना। ठीक है, डीकम्पोज का मतलब ब्रेक हो जाना। तो सेम इसमें भी यही होता है, डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एलिमेंट। ठीक है, एक बड़ा एलिमेंट जो रहेगा जैसे कि AB है, वो डीकम्पोज होके छोटे एलिमेंट्स में बदल जाएगा। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, CaCO3 है, उसको हमने हीट किया। ठीक है, तो वो CaO प्लस CO2 बन गया। अब CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, ये था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं थर्ड, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस होना मतलब अपनी जगह से हटा देना। ठीक है, डिस्प्लेस करना मतलब पोजीशन चेंज कर लेना। ठीक है, पोजीशन चेंज कर ली। ठीक, कैसे पोजीशन चेंज करेगा? A था और एक BC था, AC प्लस B बन गया। A ने क्या किया है? इसकी जगह कैप्चर कर ली और B को यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये होता है जिंक सल्फेट। ठीक, ये हो गया हमारा कॉपर। ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये है जिंक। तो जिंक ने क्या किया है? जिंक ने इस कॉपर को रिमूव कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव
देन कॉपर। ठीक है, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो भी ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ होगी वो कम रिएक्टिव चीज़ को आके क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो दो सब्सटेंसेस होते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स आपस में स्पेस बदल लेते हैं। जैसे कि AB हो गया, CD हो गया, रिएक्ट करने के बाद वो AC प्लस BD बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, A ने क्या किया है, C के साथ बॉन्ड बनाया है, और B ने क्या किया है, D के साथ बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो क्या किया, अपनी स्पेस चेंज कर ली है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, यहाँ अपन देख सकते हैं कि Ba ने क्या किया है, SO4 के साथ बॉन्ड बनाया है, और Na ने क्या किया है, Cl के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये था बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये है सोडियम सल्फेट, तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। ये हमारा 5th है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब रिमूवल हो गया ऑक्सीजन को तो कुछ ऐड भी होगा ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये हो गया CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ Cu का जो हुआ है वो क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, और H2 को जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे 6। ठीक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे। ठीक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनके नाम में ही इनका आंसर है। एक्सो मतलब आउट, ठीक है, थर्मिक मतलब हीट, इसमें हीट निकलेगी बाहर। ठीक है, एंडो मतलब इन, थर्मिक मतलब हीट, इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बकेट है। ठीक है, इस बकेट में हमने क्या किया है, वाटर फिल कर दिया है। ठीक, ये रहा हमारा वाटर, हमने इसमें वाटर फिल कर दिया है। वाटर फिल करने के बाद क्या किया है,
उसमें हमने क्विकलाइम मिलाया है। ठीक है, क्विकलाइम आप जिसको नहीं पता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने CaO क्विकलाइम ऐड किया है। ठीक, प्लस वाटर है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जब अपन यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर हीट फील होगी हमको। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो ये जो अबव रिएक्शन हुआ उसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है, इसको क्विकलाइम कहते हैं और इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक, पका हुआ चूना, कच्चा चूना। ठीक, इसका नाम है वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब आते हैं एंडोथर्मिक पे। कुछ रिएक्शंस इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं कि वो आसानी से होते ही नहीं हैं कंप्लीट। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको हीट करना पड़ता है, तभी वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बिना हीट किए रिएक्ट ही नहीं करते। कुछ होते हैं ना ज़िद्दी टाइप के, लाख समझा लो नहीं समझते। तो ये बन गई हमारी हीट। यहाँ से नीचे से हीट आ गई। ठीक, बर्नर था। यहाँ पर बीकर में हमने क्या भरा, बीकर में हमने भरा CaCO3। ठीक, ये था कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, साथ में CO2 गैस रिलीज़ हुई। ठीक है, तो ये था, ये जो हीट लगी इसकी वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के इफ़ेक्ट्स इन एवरी डे लाइफ, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में जो इनका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है करोजन, हिंदी में इसको जंग भी कहते हैं। ठीक, आयरन या आयरन का मेटल का कोई मटेरियल था, आयरन था, एटमॉस्फेयर में उसको कुछ दिन के लिए एक्सपोज्ड छोड़ दिया। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, कुछ एसिड्स हो गए, ये पॉल्यूशन से आए, और बाकी की गैसेस होती हैं। तो उसने क्या किया, इसको करोड कर दिया। करोड किया तो क्या बनाया, रस्ट बनाया। ठीक है, अब जो रस्ट जो होती है ना, वो क्या करती है, किसी भी मेटल का सरफेस जो है, रस्ट क्या करेगी, उसकी लेयर बाय लेयर क्या करती जाएगी, डिप्लीट करेगी। ठीक है, और उसको वीक बना देगी। ठीक है, वीक करती जाएगी। अब रस्टिंग की प्रोसेस आखिर होती क्या है। ठीक, रस्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जब मिक्स होता है तो Fe2O3 बनाता है। इसी को हम रस्ट कहते हैं और फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्राउन या रेडिश कलर की होती है। ठीक, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, रस्टिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वीकेंस द मेटल। ठीक है, मेटल को वीक कर देता है,
जनरली आयरन से खासा लगा हो इसको, ठीक। ब्रिजेस हो गए, शिप्स हो गई, ठीक है, और कुछ मेटेलिक स्ट्रक्चर्स हो गए, इन सबको वीक बना देती है, ठीक। अब रस्टिंग का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? रस्टिंग को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो रस्टिंग का प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले तो पेंट कर दो, पेंटिंग, ठीक है, ग्रीस लगा दो या ऑयल लगा दो। फिर आता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? सपोज़ ये मेटल का पीस है, मेटल के पीस के ऊपर क्या करते हैं, एक पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिंक लेयर ओवर द आयरन, ठीक है। इससे होता क्या है, एटमॉस्फेयर में जो जो चीज़ें होती हैं वो आती ज़रूर हैं, मगर हमारे मेटल तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। जिंक क्या करता है, उनको रोक देता है, बचा लेता है, ठीक। समझ में आया रस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है। दूसरा जो हमें एक और एनकाउंटर करना पड़ता है वो आता है रेंसिडिटी। इसका मतलब ये होता है सड़ जाना किसी भी चीज़ का। जो ऑयली एंड फैटी फूड्स जो होते हैं ना, उनको जब हम एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, खाने के योग्य नहीं रहते, ठीक है। उनका क्या हो जाता है, टेस्ट एंड कलर एंड स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक, इसलिए वो सड़ जाते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंट करें इसको? तो सबसे पहले हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट करके, रेफ्रिजरेट द फूड, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं उनमें, अगर वो पैक्ड फूड आइटम है तो, ठीक है। और पैक्ड फूड आइटम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक। तो ये था उसका प्रिवेंशन, ठीक है। इतना ही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है, और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें।